नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मेरी यही दुआ है कि आप और आपका जो पूरा परिवार है वह हमेशा सुखी रहे, खुश रहे, आनंदित रहे और सुख समृद्धि आपके घर पर हमेशा बनी रहे। दुख का साया कभी भी आपके पास ना भटके दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास शुरू किया जाए। और मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से कि मेरी एक दिन की क्लास जो थी वह मिस हो गई, कुछ आवश्यक कार्य के कारण कल की मेरी क्लास नहीं पढ़ पाई। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आशा करता हूं और यही दुआ करूंगा कि यह दीपावली और यह धनतेरस, यह जो खुशियों के पर्व हैं, यह आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, हर्षोल्लास लेकर आए, सफलता लेकर आए। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो हम लोग पिछली कक्षा पूरी किए थे अपनी, उसमें आपको मैंने शिक्षण पर क्लास दिया था। प्रश्न कम थे लेकिन व्याख्या बहुत अच्छी अच्छी थी। और अभी रवि सर की क्लास चल रही थी, मैथ की क्लास चल रही थी, उसमें देखा कि मैंने कमेंट आया हुआ है कि यशवंत सर कैसे हैं। अरे भाई, दूसरे सर की क्लास में हमारी चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? पहले रवि सर की कक्षा में है तो रवि सर को पूछ लीजिए, हमारी क्लास तो आनी ही है, हमसे पूछ लीजिए हम कैसे हैं। एकदम फिट एंड फाइन आपके सामने उपस्थित है, नई ऊर्जा नए जोश के साथ हमेशा आपके समक्ष हम उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को दोस्तों। क्लास में आज हमारा क्या होगा, हमने पहले ही बताया था कि शिक्षण पर 2 क्लासें हो गई हैं। तो चलिए फिर इस पर आज हम वो ले लेते हैं, आपका गद्यांश और पद्यांश। फिर से हम गद्यांश और पद्यांश हल करने के नए तरीके के साथ उपस्थित होते हैं। हर बार आपको नया नया तरीका हम इजाद करके बताते रहते हैं कि ऐसे हल कीजिए और ऐसे आपका समय बचेगा। देखिए, जो गद्यांश पद्यांश होता है ये भी 15 नंबर का है, इसलिए बहुत मायने रखता है। आप लोग गद्यांश पद्यांश जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं या बताते हैं, आप उसे स्किप करके निकल जाते हैं कि ये तो हम हल करेंगे। अरे भैया, कैसे हल करेंगे? आपको मेथड तो पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस तो आपको होनी चाहिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कैसे हल करेंगे बताइए जरा। जब आप उस पर बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे ना, जानते हैं अभ्यास आपको किसी भी कौशल में पारंगत हासिल देता है। प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसमें आपकी पकड़ ढीली हो जाती है। और जब पकड़ ढीली हो जाती है ना दोस्त, तो आप उसको सही से हल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि मेरी क्लास की बात छोड़िए, आप किसी भी सर की क्लास हो, कोई भी क्लास हो, उसमें लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही इंसान परिपूर्ण होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको वह सब्जेक्ट या वह कौशल, अब क्या ही कहें, कि आप उसमें एकदम पारंगत हासिल हो जाएगी। आपको पलक झपकते ही आप उसको हल कर जाएंगे। लेकिन आप लोग आलस कर जाते हैं कि अरे गद्यांश पद्यांश ये तो हल कर लेंगे यार देखकर। लेकिन जब पेपर में जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि भैया यही गद्यांश पद्यांश हमारा आधा घंटा लेके डूब गया और पूरा का पूरा सही भी नहीं कर पाए। तब वहां पे समझ में आती है, वहां याद आता है। फिर उसके बाद 5 दिन बाद भूल जाते हैं, ये गद्यांश पद्यांश फिर पढ़ लेंगे। इसीलिए बार बार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 15 नंबर का रोल इसका भी होता है, 15 नंबर शिक्षण का होता है। तो शिक्षण पर आप लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, इसे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं भाई? ये भी तो 15 नंबर लेके आता है। व्याकरण मैंने पूरा पढ़ा दिया है, जब तक इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक व्याकरण भी पूरा नहीं कर पाएंगे आप। आइए दिखाता हूं आपको। और हाँ, जानते हैं, तो ये जो गद्यांश पद्यांश है ना, गद्यांश पद्यांश हल करने का बढ़िया तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप सरसरी निगाह से ये जो गद्यांश, ये जो पद्यांश देता है, देखिए जो पद्यांश देता है ना, पद्यांश बड़ा ही स्लो, बड़ा ही आसान होता है। एक से देखिए 4 से 5 लाइन है, 4 से 5 लाइन में आपको पूरा का पूरा ढूंढना रहता है। 4 से 5 लाइन में कितना रहेगा भाई? थोड़ा सा रहता है। 4-5 लाइन में आप नजर पलक झपकते ही देख लेंगे कि हाँ, इसका अर्थ क्या निकलना चाहिए। फ्री में नंबर दे के जाना, इसी को कहते हैं।
लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, इसलिए उलझ जाते हैं और आपको शब्दों का मतलब ही नहीं समझ में आता है। और मैं वही शब्द ही सबसे ज़्यादा बताने का प्रयास करता हूँ कि शब्द आप जान जाएंगे तो सारी चीज़ें जान जाएंगे। और जैसी चीज़ें मैं पढ़ाया रहता हूँ उसी पे बेस्ड पढ़ाता हूँ। तो आइए शुरू किया जाए, नहीं तो आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया। लेक्चर नहीं है दोस्त, आपके लिए सही मार्गदर्शन है। आप ये जो 2 मिनट मैं पहले बोल देता हूँ उसको सुन लेंगे ना, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी पढ़ने के लिए और आप आसानी से कोई भी पेपर क्लियर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। आइए देखें, ये देखिए, पहले मैं एक पेन ले लूँ उसके बाद शुरू करता हूँ। तब तक आप गद्य पढ़िए, ये जो श्लोक है श्लोक को पढ़िए, श्लोक पढ़िए तो जरा श्लोक पढ़िए आप। तब तक मैं पेन चूज करता हूँ बढ़िया सा, एक ये पेन ले लेता हूँ, ठीक, ये हो गया। और दूसरा भी पेन चूज कर लेता हूँ, एक ब्लैक कर लेता हूँ, चलिए हो गया। 2 पेन मैंने ले लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसे मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दूँ। आप लोगों का ये भी तो रहता है कि हाँ ये लीजिए, यहाँ से है, इसे पढ़िए। 4 लाइन है और पढ़ना आपको उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं बताया हूँ उस तरह से पढ़ना है। मतलब मैंने कहा सरसरी निगाह से देख लीजिए। जैसा ना विद्या ना तपो ना दानम ना ज्ञानम ना शीलम ना गुरु ना धर्म, ठीक है। ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता। 4 ही तो लाइन है, हाँ 4 ही तो लाइन, 3 ही लाइन है मेरे भाई, 3 लाइन है, 4 भी नहीं है। 3 लाइन में से आपको क्या पूछ देगा कि आप नहीं बता पाओगे। आइए देखते हैं। तो ये देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चलिए, तो ते मनुष्या भूमो भारा संति मनुष्या मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब ये बताइए कि वह मनुष्य कौन सा मनुष्य, वे मनुष्य भूमि पर भार की तरह से हैं जो कैसे हैं, किसे भूमि पर भार के रूप में। पूरा प्रश्न ही क्यों पढ़ना है, अब देख लीजिए आप। उसे पूछा गया है कि वे मनुष्य धरती पर बोझ हैं, वे मनुष्य धरती पर बोझ हैं या भूमि पर भार है। धरती पर बोझ है या भूमि पर क्या है, भार है मेरे भाई। भार, कौन भार हो सकता है जरा देखिए। ते ज्ञानी, अरे जो ज्ञानी है वो भार होंगे? नहीं, जो ज्ञानी है वो भार कहां से हुए मेरे भाई? जो ज्ञानी है वो भार थोड़ी होते हैं, ठीक है। जो ज्ञानी है वो भार नहीं होते हैं धरती पर। ये दानशील, अरे भाई जो दानशील है वो कैसे भार हुआ? ये विद्याहीना, अब देखिए ये विद्याहीना, वे सब जो विद्याहीन है, जिनके पास विद्या नहीं है, वे परिश्रमशील भी नहीं हो सकते। बचा क्या? वे विद्याहीना। ये का मतलब क्या हो गया? वे सब। अब वे सब बताइए, वे सब मनुष्य धरती पर बोझ के समान है, धरती पर भार के समान है। कौन? जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं है मेरे दोस्त, जिनके पास विद्या नहीं है। अब विद्या में जरूरी नहीं है कि आपको किताबी ज्ञान होना, विद्या का मतलब यही नहीं है कि किताबी ज्ञान हो। विद्या का मतलब है आपको सदाचार का ज्ञान होना चाहिए, अच्छा व्यवहार आपके पास होना चाहिए, किसी कार्य में कुशलता होनी चाहिए। ये भी तो ज्ञान है, ये भी तो विद्या है आपकी। जरूरी नहीं आप किताबी कीड़े बने रहें, किताबी कीड़े बने रहिए, आपके पास सदाचार है ये नहीं है। क्या मतलब है किताबी कीड़े से? आप सिर्फ विद्या का मतलब किताबी ज्ञान से मत समझिए। विद्या का मतलब आपको समझना है कि सदाचार की भावना, व्यवहार की भावना, दूसरों पे दयाशील की भावना, दीन, ये देखिए परिश्रमशील होने चाहिए, दानशील होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए आपके अंदर, सदाचार होना चाहिए, सत्य और अहिंसा का मार्ग होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। दूसरों पर दया करने वाला होना चाहिए और किसी भी कार्य में कुशल होना ही विद्या होता है आपकी, ठीक है। अगर आप समझ गए होंगे, अगर मेरी बातों को समझ गए होंगे तो आप आज समझ गए होंगे कि विद्या का मतलब क्या होता है। विद्या का मतलब यही होता है मेरे दोस्त कि किसी कार्य में कुशल होना, अपने से छोटों का भी आदर करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सदाचार की भावना रखना, अच्छे व्यवहार करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है विद्या। तो चलिए हमारा जो राइट आंसर हुआ वो कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, विद्याहीना। वे मतलब जिनके पास विद्या नहीं है,
वे हमारे भूमि पर क्या है, भार के रूप में हैं। ये मैंने दिमाग से बताया है, अभी मैंने वहां देखा नहीं, देखा क्या, मैंने तो पढ़ लिया था तो मुझे याद आ गया था वैसे भी। ये देखिए, ते मर्त्य लोके भूवि भारा भूता। अब देखिए, ना गुण ना धर्म ना तपो ना बलम, ये सारी चीजें, ना उसके पास विद्या है, ना तप है, ना ज्ञान है, विद्या की बात कर दिया। अब बताइए, विद्या तो मिल गया ना, विद्याहीन होना चाहिए, ना विद्या विद्याहीन, अर्थ तो ये सेम हो गया ना, वही सेम अर्थ हो गया। इनके आगे ना नहीं लिखा हुआ है, ना नहीं लिखा हुआ है या हीन नहीं लिखा हुआ है। हीन लिखा होता तो ये भी भूमि पर भार के रूप में होते। ये जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें देखिए, विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान दान नहीं है, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं है, तो भाई आप भार के ही समान तो हुए जब आपके पास कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। ये देखिए, प्रश्न नंबर अगला है, अस्मिन् श्लोके भुवि इति पदस्य विशेषणम अस्ति। इस प्रश्न पर अगर आप श्लोक पर गए, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा गदर्भा कोई नहीं होगा, मतलब गदहा कोई नहीं होगा मेरे दोस्त। मैंने आपको बताया है कि भाई ये सब चीजें तो आपको ऐसे याद होने चाहिए। ये तो पर्यायवाची पूछ रहा है ना, भूवि, भूवि अभी मैंने बताया, भूवि भार भूता, धरती पर बोझ के समान, यानी कि इसका मतलब है धरती, इसका मतलब है धरती, और इसका विशेषण ऐसा होगा जो धरती को ही प्रदर्शित करेगा। विशेषण पूछा है ना, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता बताने वाला। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये देखिए, विशेषता बताने वाला चरंती थोड़ी होगा, चरंती तो होगा नहीं, धर्म है नहीं, गुण है नहीं, मर्त्यलोक को क्या कहा जाता है, मृत्युलोक। मृत्युलोक किसको कहा जाता है, हमारी धरती को ही मृत्युलोक कहा जाता है मेरे भाई। एक होता है मृत्युलोक, दूसरा होता है स्वर्ग लोक, तीसरा होता है क्या, पाताल लोक। ठीक, तो ये देखिए, ये हो गया मर्त्यलोक का मतलब मृत्युलोक। ठीक, मृत्युलोक का मतलब हमारी धरती पर ही लोग मरते हैं। ठीक है, धरती पर ही लोगों का शरीर नश्वर होता है, उनकी जो आत्मा होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जिस शरीर को छोड़कर जाती है वह तुरंत वहीं पे नश्वर हो जाता है। यह शरीर भी बहुत घमंड ना कीजिए, कितना भी पैसा आपके पास हो इसे बचा नहीं पाएंगे आप, एक समय आ जाएगा तो इसे त्यागना ही पड़ेगा। ठीक है, उधार समझ लीजिए कि उधार लिया है आपने, इस पर बहुत घमंड नहीं। आप देख लीजिए, लेजेंडरी टाटा, रतन टाटा जी, इतना पैसा होते हुए भी उन्हें भी मृत्यु प्राप्त करनी पड़ी ना, मृत्यु को प्राप्त हुए ना, कोई मृत्यु से बचा नहीं है, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु लोक पर है तो मृत्यु होनी निश्चित है, ये सर्वदा सत्य बात। ठीक है, परम सत्य इसी को कहते हैं, ये कभी झुटलाया नहीं जा सकता। तो चलिए, तो ये सारे चीजें जो मैंने बताया। अब भूवि का मतलब होता है पृथ्वी का मतलब जो उसका विशेषण होगा वो क्या होगा, मर्त्यलोक का मतलब मृत्युलोक। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मृगाश्चरन्ति। अब भाई ये बताइए, मृगाश्चरन्ति संधि विच्छेदा पूछा है, तो अब मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, जरा ईमानदारी से बताइएगा। मैंने आपको विसर्ग संधि पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, विसर्ग संधि मैंने आपको बढ़िया से पढ़ाया, और ये जो शब्द है मैंने शायद ये शब्द भी पढ़ाया हुआ है मेरे दोस्त, मैंने शायद ये शब्द भी पढ़ाया हुआ है, मुझे उम्मीद लग रहा है। अगर ये शब्द नहीं तो ऐसे मिलता जुलता शब्द बताया है, इसलिए मुझे मैच करवा रहा है। मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि मैंने यहाँ ऐसा पढ़ाया हुआ है। रामश्चलति पढ़ाया है, रामश्चलति मैंने पढ़ाया है भाई, रामश्चलति पढ़ाया है तो उसी से मैच करता हुआ है। रामः चलति रामश्चलति शब्द बनाया हुआ था, तो मैंने इसमें बताया मृगाश्चरन्ति है ना, मृगास। अब मृगास का मतलब मैंने ये बताया था कि विसर्ग संधि में ये जो स है, स विसर्ग का रूप लेता है। तो अब बताइए, इसके आगे आपका मृगा है, अब ये आपको विसर्ग बनाना है स का, फिर उसके बाद आपको क्या लिखा देना है, चरंत दिखा देना है।
चरंती दिखा देना है, ये तालव्य वर्ण है, इसलिए ये सा तो पहले छोटा सा बनता है, ये सा पहले दंत सा बनता है, लेकिन च की वजह से ये परिवर्तित हो जाता है तालव्य सा में, और तालव्य सा अधूरा होता है और ये शब्द को पूरा करता है। तो देखिए कहाँ पे है, कौन से में है, तो मृगा, मृगा यहाँ है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसलिए गलत है, मृगास नहीं होगा भाई, मृगास हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ये हुआ आपका मृगा चरंती। मृगा चरंती के बाद तब जाके इसका क्या होता है, इसका जब परिवर्तन होता है तब वो सा बन के आता है और ये सा बन जाता है। तो अब कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है। मृगाधन चरंती, मैंने आपको विसर्ग संधि बखूबी पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, चैनल पर नए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद मेरे वीडियो को देखिए। अगर वीडियो ना पसंद आए तो फिर उस पर तुरंत कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर जी आपको पढ़ाना सही से नहीं आता है, आप नहीं समझा पाए मुझे, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा भाई, आपको नहीं समझ में आया मेरी बातें तो मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। कहीं ना कहीं मुझ में कमी होगी तभी तो आपको नहीं समझ में आया, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर आपकी गलती है। मैंने तो सब कुछ आपको दे रखा है, पिछले 18 वीडियो 19 वीडियो में मैंने यही तो पढ़ाया है आपको, 18 19 20 24 वीडियो हो सकते हैं, उसमें मैंने आपको यही पढ़ाया हुआ है। 7-8 वीडियो में मैंने सिर्फ आपको संधि पढ़ाया है। चलिए तो ये भी हो गया, आगे आते हैं। ये शाम अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो एशाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति, कौन सी विभक्ति है मेरे दोस्त, मैंने आपको राम शब्द का रूप मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, राम शब्द रूप मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसी से मैच कराता हुआ शब्द आपको ये भी मिल जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप मैच करवाना चाहेंगे तो अपना दिमाग यूज करेंगे, हमारी तरह यूज करेंगे तो मिल जाएगा राम शब्द का रूप। अब राम शब्द में आप ढूंढिए कि ये लास्ट में म विसर्ग में कहाँ आता है और साथ में आ लगा हुआ हो, देखिए उसके पहले आ लगा हुआ हो, यानी कि क्या मिल रहा है, आम। आम कहाँ मिलेगा भाई, आम शब्द कहाँ दिखने को मिल रहा है, रामः रामो रामः रामम रामो रामा, रामम आ रहा है, अम आ रहा है, वहां पे नहीं मिलेगा। रामा रामो रामा रामम रामो रामान, रामे रामाभ्यम रामे रामात रामाभ्यम रामे रामस्य रामयो रामानाम रामी रामयो रामेश, इसमें तो नहीं मिला आपको। रामा नाम मैंने अभी पढ़ा ना, षष्ठी में पढ़ा मैंने ना, रामा नाम आपने ध्यान ही नहीं दिया भैया। जो रामा नाम होता है, राम कहिए, नाम कहिए, आपकी मर्जी, रामा नाम कहिए, ये भी गलत नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए, यहाँ पीछे आपको आम देखने को मिल रहा है, आम देखने को मिल रहा है तो आम बात है कि आपको सीधा षष्ठी पे जाना है। षष्ठी की ये बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन का है मेरे भाई, षष्ठी का बहुवचन बन गया, राम का बहुवचन है षष्ठी का, तो ये भी बन गया, उसी पे मैच किया कि ये शब्द किया। आपको ये जो होते हैं आपके सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम को भी आप याद करेंगे तो राम के ही रूप पर याद करिए, रखकर आराम से आपको मैच कर जाएगा। आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए ना, एक मैंने आपको याद करवाया है, मैंने कहा एक याद कीजिए, आपको मैं बहुत सारे मैच करवा दूंगा, आपको और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम से मैंने मिला दिया, बताइए, मैंने बताया था आपको रामाराम रामानाम तेसाम भी करेंगे ना तब भी यही आएगा, षष्ठी में आएगा। वो आम की बात कर लीजिए, वो मैच कर जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, भूतल। ये देखिए प्रत्यय भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप नकार नहीं सकते मुझसे, मैंने प्रत्यय भी पढ़ाया है और वो शब्द भी पढ़ाया है, यहाँ तक कि भू धातु में मैंने अक्त प्रत्यय जोड़ा था और बताया था कि ये जो अक्त प्रत्यय है इसका का लोप हो जाता है, का लोप होता है, ये भू बचा और ये ता बचा, ये हो जाता है भूते है नहीं लिखा हुआ है, भूत लिखा हुआ है भाई, भूत लिखा हुआ है, तब भी क्या दिक्कत है, विसर्ग ही तो हटा है, विसर्ग ही तो हटा है। अक्त प्रत्यय में से ता है, ता आया,
त शेष बचता है, पीछे जुड़ा हुआ मिलता है, तो कौन मिला? अक्त मिला। कौन मिला? अक्त मिला। प्रत्यय, प्रत्यय कोई प्रत्यय थोड़ी है। अक्तवत, अक्तवत में मैंने बताया था तवत होता है, तवत होता है मेरे दोस्त, तवान होता है मेरे दोस्त, तवती होता है मेरे दोस्त, बताया है मैंने, इसका भी बताया है। ये देखिए दो जगह पे अक्त होता है, दो जगह पे कैसे हो सकता है? एक में कत होगा भाई। अच्छा ये वाला कत हो सकता है क्योंकि जो ऑप्शन बना होगा ना उसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला कत हो सकता है ना, इसको कत कर दीजिए तो ये अक्त हो गया। अब ये वाला हो गया, कत कोई प्रत्यय नहीं होता है, ठीक। ये वाला ऑप्शन आपका सही बना दीजिए, आपकी मर्जी है, आप इसे सही बना दीजिए, उसे सही बना दीजिए, ठीक है। आपके प्रैक्टिस सेट में पहले वाले पर है, इसलिए मैंने पहले वाले पर ही बता दिया आपको कि पहला वाला मत लीजिए, पहला वाला कत लिखा हुआ है पूरा का, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो प्रत्यय भी मैं कोई भी चीजें आपको फालतू या जाया नहीं पढ़ाया हूँ, मैं वही चीजें पढ़ाया हूँ जो आपके पेपर में आ सकता है या फिर आया हुआ है। फालतू की चीजें मुझे पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए मैं कान पकड़ लेता हूँ। तो आइए देख लीजिए, निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसकलिंगे अस्ति। हाँ तो भाई इसमें नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग अच्छा मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, लिंग मैंने इसमें नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसके पहले वाली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। इसके पहले मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, मैंने बताया हुआ है कि कौन सा नपुंसक लिंग होता है, कौन सा पुल्लिंग होता है, कौन सा स्त्रीलिंग का रूप होता है। तो इसमें मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ कि भाई ये जो तप है ना, तप वाक्य में प्रयोग कर लिया कीजिए तब मिल जाएगा आपको, वाक्य में प्रयोग कर लीजिए ना। मृग, मृग आप कह ही नहीं सकते, विद्या को कह ही नहीं सकते, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता, तो चलिए गुण को भी नहीं कह सकते। ये जो तप है तप यही आपका हो जाएगा, ठीक। आप वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे, सबसे अच्छा तरीका है नपुंसकलिंग। चलिए आ गए, ये देखिए फिर से थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए पूरा। ये यहाँ से तदंतरम, हाँ ये रहा आपका, लीजिए मिला, पूरा देखने को मिल रहा है ना, दिख रहा है, ठीक। चलिए तो ये रहा आपका गद्यांश। गद्यांश में आप, मैंने कहा है कि सरसरी निगाह से देखिएगा जरूर, जो मेन पॉइंट के शब्द है ना, पॉइंटेड शब्द हैं, जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको जरूर क्लिक कर लीजिएगा अपने दिमाग में। यहाँ से देखते हैं कस्मिन देखिए क्या है, कस्मिन चरणे वसति अस्मको अपि सिंह पर्वतस्य गुहायां सह दिवा अश्वपता। देखिए अगर पढ़ने का मतलब है मेरा कि मैं टाइम जाया करूंगा आपका, ये आप देख लीजिएगा, ये क्या करिएगा आप देख लीजिएगा, सरसरी निगाह से आप देखिएगा। मैं अगर जितनी टाइम पढ़ूंगा उतना तो मेरा वाच टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा समय से देखना पड़ेगा, तो इतना ना कीजिए। मैंने देखा हुआ है, मैंने एक बार देखा है इसे, ठीक। मैं आगे ले चल रहा हूँ आपको प्रश्न पर, सीधा मैं आपको प्रश्न पर ले चल रहा हूँ, देख लीजिए। ये रहा आपके समक्ष प्रश्न। प्रश्न को मैं थोड़ा बड़ा करना चाहूंगा और आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, आपको मैं श्लोक में से दिखा भी दूंगा कि ये वहां पर मिल जाता है। अब ये बताइए, मूषका कुतः निर्गच्छति अस्ति, मूस कहाँ से निकलते हैं बाहर, कहाँ से निकल के आते हैं, तो ये तो भाई आपको मिल ही जाएगा। जहाँ पे मूषका दिख रहा हो वहां देखिए, ये देखिए, ठीक। आइए आइए बाबा, मूषका, ये देखिए मूषका, मूषका बिलात निर्गत्य, निर्गत्य का मतलब बाहर निकलते हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, बिल से, बिल से निकल रहे हैं, तो उससे मिलता जुलता जो ऑप्शन हो वही आप उसका उत्तर करेंगे। ये बताइए मूषका बिलात पहला ही ऑप्शन है, बनात काट दीजिए, बनात को आप क्या करेंगे, काट देंगे, बनात नहीं हो पाएगा, गृहात नहीं हो पाएगा और वृक्ष मूलात नहीं हो पाएगा, बिलात, यही तो आपको दिया है उसने, यही आपको दिया हुआ है उसने, मैंने आपको दिखाया। देखिए कितनी तेजी से मिलता है। मूषका पुत्र निर्गत्य अस्मि, भाई फिर वही बात है, मूषका पुत्र नित्यंति अस्मा, छो निर्गत्य नहीं है, माफ कीजिएगा हमारी गलती, माय मिस्टेक, इस पे लिखा हुआ है मूषका पुत्र नित्यंति अस्मि। अरे ये चूहवन जो थे, चूहड़ियन जो थी कहाँ नाच रहे थे, चूहा चूहड़िया कहाँ नाच रहे थे, सिंहस्य शरीरे, सिंहस्य शरीरे, यहाँ देखिए है ऑप्शन नंबर है
सिंहस्य शरीरे, बिल में नाचते थे, गृहाण का मतलब गृह पे, वृक्षों पर, वृक्ष के ऊपर नहीं। तो आप मैं आपको लेके चल रहा हूँ आपके इस पर। ये देखिए, ये कहाँ नाचते थे, नृत्य करते थे, बिलम नृत्य शाम मुस्का सिंहस्य करतलेन, करतलेन अच्छा ऊपर होगा तब, कहाँ नृत्य करते थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सानंदम, सानंदम आनंद के साथ, सिंहस्य शरीरे, सिंह के शरीर पर, आनित्यन इस्ततः इधर उधर उसके शरीर पर, इधर उधर, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, उसके शरीर पे इधर उधर नाचते थे। किसके? सिंह के शरीर पर। ये देखिए ऑप्शन मिल गया, कहां पर नाचते थे? उसके शरीर पर। किसके? सिंह के, सिंह के शरीर पर नाचते थे। ये देखिए मिल गया। अब बताइए कितना आसान सा है, आपको ढूंढने में क्यों इतनी तकलीफ होती है, मुझे नहीं समझ आता है। आप मेरे से देखिए मैं कैसे ढूंढ रहा हूं, मिलाइए, मिल गया ना। कहाँ सिंह के शरीर पर नाचते थे। चलिए अगले प्रश्न पर, सिंह एकम मुस्कम केन गृहणात्। तो सिंह एक मूस को, एक जो मूसक था, एक जो चूहा था, उसको कहाँ पे पकड़ लिया था, कहाँ पे उसे रोक लिया, ग्रहण कर लिया, रोक लिया था। तो कैसे रोक लिया था उसको? तो देख लीजिए, सिंह एका मुस्का केन गृहणात्, पादेन पैर से, करतलेन हाथ के तले, बाहुबलेन बाहुबल से, दंडेन डंडे से, डंडे से तो नहीं करेगा, ये सीधी सीधी बात है, डंडे से हटा दीजिए, पादेन पैर से, पैर से, बाहुबलेन, बाहुबलेन उसकी बाहुबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो चीजें बची हैं, पैर से या करतलेन, हाथ से या पैर से। पैर से कोई चीजें वो रोकता नहीं शेर, तो सीधी सीधी बात, आपको अगर तर्क लगाएंगे तो करतलेन हो। करतलेन का मतलब जो हाथ की बात होती है, आगे का जो हाथ होता है, हाथ को करतलेन कहा जाता है उसका। कर, कर मतलब हाथ, ठीक, कर मतलब हाथ, हाथ के तले रोक लिया था। तो इसको देख लेते हैं कहाँ से रोका था उसने। एक चूहे को उसने कहाँ रोक लिया था? मुस्का महाराजा करतलेन। ये देखिए, मुस्कम गृहणात् सिंह करतलेन, मिल गया ना, आसान। अब इससे आसान भैया कहाँ ढूंढोगे, इससे आसान कहाँ ढूंढोगे बताइए। नजरें आपकी तेज होनी चाहिए, दिमाग एकदम तेज होना चाहिए, दिमाग और नजर तेज होना चाहिए, तब आप बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। चलिए, तो ये भी हो गया आपका, कहाँ पे? करतलेन हो गया। जहि, जहि इति क्रियापदस्य लकारः अस्ति, ये आपको मैंने नहीं बताया हुआ है, वैसे पढ़ाया हुआ है लेकिन आपको याद नहीं होगा कि जहि जो होता है वो किसका है, तो लोट लकार का है। यहाँ जानते रहिए, इतना हार्ड आप अब नहीं पूछता आपसे, ठीक है। चलिए, एक ऑप्शन आपका ये भी हो गया। ये देखिए, कस्मिन चिद अरण्य, चिदरण्य, इस शब्द का संधि विच्छेद पद ढूंढना है। कस्मिन, कसमिस, अच्छा कसमिस, यहाँ देखिए माँ पे है, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा भैया। यहाँ पे तो ये इसे ही गायब कर दिया है, तो ये गायब है तो ये भी गायब हो जाएगा। कस्मिन चिद अरण्य, कस्मिन, कस्मिन कहाँ होगा भाई, यहाँ के बाद चिद विसर्ग भी तो होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, तीन में नहीं टूटेगा। कस्मिन चिद कहाँ गया, वो भी गायब हो गया, बचा क्या? कस्मिन चिद अरण्य, कस्मिंचित अरण्य, अरण्य के बाद ये भी है, ये व्यंजन संधि है। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है मेरी दोस्त। व्यंजन संधि में क्या कहा गया है? ता का द का ता, ता का द होना, ठीक है। पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, पहले वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है? पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। ये देखिए हो गया, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आप जब देखेंगे तो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। चलिए, सत धन जना बराबर सज्जना, मैंने पढ़ाया हुआ है ना, ठीक। चलिए देख लीजिए, मई, मई इति पदे विभक्ति अस्ति, मई इति पदे विभक्ति अस्ति, कौन सा होगा भाई? मई, षष्ठी या सप्तमी, षष्ठी या सप्तमी, दो में से एक होगा। तृतीया पे मया होता है, तृतीया पे क्या होता है? मया होता है, तया होता है, ठीक है। तो ये सप्तमी या षष्ठी, मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ये आप मुझे बताओगे। दो में से पहले संबोधन को हटा दीजिए, पंचमी को हटा दीजिए,
तृतीय अब इतना भी दिमाग नहीं काम करेगा तो क्या काम करेगा। मैंने कह दिया कि ये भाई तृतीया पे मया होता है, तृतीया पे क्या होता है, मया होता है। ये सह पे होता तो तया होता ना, सह होता तो तया होता, अहम है तो मया हो जाएगा, अहम है, अहम का क्या हो जाएगा, मया हो जाएगा तृतीया में। अब बच तो एक ही गया। मैंने सोचा सब षष्ठी भी दिया होगा तो मैं कंफ्यूज करूंगा आपको, कहाँ से कंफ्यूज करूं मैं आपको, षष्ठी दिया ही नहीं, बचा सप्तमी, सप्तमी हो गया आपका, सप्तमी हो गया आपका। अस्मद युष्मद आपको याद करना ही पड़ेगा। अस्मद युष्मद याद कर लिए तो आपसे बड़ा भीड़ भी कोई नहीं है। कोई भी पेपर आ जाए आपके सामने, कोई भी आ जाए आप लगा के निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने की। ये देखिए, फिर इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 28 है। 28 30 का मतलब ज्यादा प्रश्न रह नहीं गए हैं आपके पास, आपके पास नहीं हमारे पास, तो जल्दी से। सिंह केन पीड़िता आसित, भाई सिंह केन पीड़िता आसित, सिंह क्यों पीड़ित होगा, उसके ऊपर कोई चढ़ के नाच रहा है तो पीड़ित नहीं होगा। बिल से निकल कर आते थे, नाचते थे उसके ऊपर, तो उससे पीड़ित होता, उसकी नींद टूट जाती थी। देख लीजिए, तो मुस्काराम नृत्यन, भाई पहला ही ऑप्शन आपके सामने मिल गया, पहला ही ऑप्शन आपके सामने मिल गया। तो इससे क्या था, वो बहुत पीड़ित था कि उसके ऊपर आकर नाचते थे, भाई नाचते थे। अब कोई आप बढ़िया से नींद में सोए हुए हैं, खूब बढ़िया नींद आपको लगी, थके हारे माने सोए हुए हैं, आपको कोई आए तुरंत झकझोर के जगा देगा, ये भैया सो रहे हो। अरे जगा के कौन पूछता है भैया सो रहे हो, अरे सो रहे हैं देख लो, हाँ सो रहे हैं, ठीक है। अब बेचारे खूब बढ़िया सी नींद आई, आपके साथ भी हुआ होगा, आप बढ़िया से सो रहे हो, कोई आया आपको जगा के पूछेगा, पहले जगा लगे, हे फलाने, अरे हे फलानवा सो रहे हो, तब आपको जो गुस्सा आता है ना, अगर छोटा होगा तो आप उसे पक्का मारे होंगे, बड़े होंगे तो बस आप अपने मन में खूब बढ़िया बढ़िया रिश्ते गिनाकर छोड़ देंगे, या फिर थोड़ा चिड़चिड़ापन जरूर दिखाया होंगे। तो वही बात सिंह के साथ भी हुई है। तो इससे मूसकों के नृत्य से बहुत क्या था, पीड़ित था। क्यों पीड़ित था, अरे भाई नाचिए, नीचे नाचिए ना, उसके शरीर पर नाचते थे, अभी ऊपर प्रश्न बना था ना, उसके शरीर पर नाचते थे, तो उसके वजह से वह क्या था, पीड़ित था। चलिए अगला प्रश्न, निर्गत्य, निर्गत्य इति पदे प्रत्यय अस्ति। अरे भाई कितना प्यारा सा प्रश्न दिया है, देख लो कितना प्यारा सा प्रश्न है। निर्गत्य, मैंने कहा था आपको कि शब्दों के पीछे निर्गत्य, शब्दों के पीछे यदि आपको क्या मिल जाए, या मिले, शब्दों के पीछे या मिले तो क्या हो जाता है, तो दो में या मिलता है, एक अनियर में मिलता है, लेकिन अनियर में नीय मिलता है, अनीय मिलता है, क्या मिलता है, अनीय देखने को मिलता है। यहाँ अनीय कोई देखने को नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है। तो या मैंने एक आपको यत प्रत्यय होगा उसमें भी देखने को मिल जाएगा। मैं कितने प्रत्यय बता रहा हूं आपको, देख लीजिए। एक होता है अनियर प्रत्यय जिसमें या देखने को मिलता है, एक होता है यत प्रत्यय, इसमें भी या देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे इसमें अनीय मिल गया, इसमें क्या मिल गया, अनीय या अरीय होता है, मैंने बताया है आपको, अनीय हो गया, इस पे या शेष मिलता है। और एक होता है लप प्रत्यय, लप प्रत्यय में भी या शेष मिलता है, क्या शेष मिलता है, या शेष मिलता है। लेकिन इनका अंतर क्या है, इनमें अनीय मिलता है, या के साथ पूरा का पूरा ये मिलेगा, या नहीं मिलता है, अनीय पूरा मिलेगा जहां मिलेगा, ठीक। यत में या शेष मिलता है, लेकिन दिक्कत इसकी ये है कि इसके शब्दों के पहले कोई उपसर्ग नहीं मिलेगा, इसके शब्दों के पहले कोई उपसर्ग आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें या शेष मिलता है, ला कट जाता है और पा कट जाता है, या बचता है। लेकिन इसका नियम है कि भाई पहले इसमें क्या होता है, एक उपसर्ग लगा मिलेगा, एक उपसर्ग शब्द होगा, प्लस धातु होगी, प्लस क्या होगी, धातु होगी, फिर प्रत्यय जुड़ेगा, फिर प्रत्यय जुड़ेगा, और प्रत्यय में कौन होगा, लप होगा। ये इसका नियम है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप पिछली वीडियो, पिछले जो सेशन है मेरे, पिछले जो एपिसोड है उनको देख लीजिए, प्रत्यय के आपको मिल जाएगा। ये मैंने पढ़ाया हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है,
ठीक, तो इसमें कौन सा है? लेफ्ट, पहला वाला ही है। तुमुन में तुम शेष बचता है। तुमुन में क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है या तुम शेष बचता है, तुम या तुम। ठीक, अक्त में अभी अभी मैंने बताया कि त शेष बचता है या ट शेष बचता है। अक्त्वा प्रत्यय में मैंने आपको बताया है कि त्वा शेष बचता है या त्वा शेष बचता है, त्वा या त्वा शेष बचता है। तो सभी प्रत्यय तो मैंने आपके सामने बता दिए, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, कोई ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ाया हुआ, आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न का लेफ्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये लीजिए, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अभी अब अगर आपके पास दिमाग हो तो जल्दी से 10 सेकंड के अंदर बताइए। तो इस प्रश्न का अंतर क्या है? अत्र तत्र इत्यर्थे किम अव्ययपद प्रयुक्तम, कौन सा अव्ययपद इसकी जगह पर प्रयोग हुआ है? अत्र तत्र, यहाँ वहां जहां तहां, यहाँ वहां जहां तहां, कहां कहां उसके शरीर पर नृत्य करते थे, इसकी जगह पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ था? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहें तो पीछे के जो श्लोक कह रहे हैं, गद्यांश जो है उसमें आप पता भी कर सकते हो, उसमें देख सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया हुआ है आपको। इसकी जगह पर अभी वही मैंने उत्तर बताया था, व्याख्या के रूप में बता दिया था उसको, जब नृत्य की बात कर रहा था। चलिए श्लोक देख लेते हैं, श्लोक कह रहे हैं, विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में क्या? इतस्ता, इत अस्तता, भाई यही तो बताया था। माँ है नहीं, किल है नहीं, कदाचित है नहीं, बचा यही बचा, यही राइट आंसर। ठीक, तो आज का ये अंतिम प्रश्न होगा मुझे लगता है ये, और अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपके पूरे परिवार को एक बार फिर धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, कोई भी दुख गम आपके पास ना पहुंचे। ठीक, तो इन सारी दुआओं के साथ मैं आज अपनी क्लास को यहीं पर विराम देना चाहूंगा दोस्तों। तो जय हिंद।